हेलो फ्रेंड्स, हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो आपका चल रहा है प्रोग्राम, उसे आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जो हमारा वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको डेली जो हमारे जो है क्वेश्चन डाले जाते हैं राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए, वो वहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि आप पहले से ही इनिशियल लेवल पे उस पर राइटिंग करें और तब इस डिस्कशन को देखें तो आपको ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? बजट पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग मैंने बजट के सभी आयामों को कवर कर लिया और बजट की जो डाटा है उसे हम बेटर तरीके से यूज करेंगे। इसके बाद इसे आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो बजट का लास्ट क्या है आपका, कि इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली बजट पे आ चुका है यूपीपीसीएस में। आज क्वेश्चन ये है कि जो बजट आया था आपका 2025-26 में, उसके द्वारा अवसंरचना को डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि बात बजट की चल रही है, तो बजट के चलने में सीधी सी बात है कि द्वारा तो संरचना, तो बजट चल रही है, तो अगर हमारा, तो भाई बजट के ऊपर ही हम इंट्रोडक्शन देंगे। मैंने पहले भी बात किया था, इंटरलिंकिंग करके हम इसे कर सकते हैं कि वह भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर उत्तर प्रदेश का बजट या किसी भी स्टेट के बजट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 202 में आता है और 8.08 लाख करोड़ का हमारा सबसे बड़ा बजट है। और बजट में अवसंरचना में काफ़ी ध्यान दिया गया है ताकि एक उन्नत कनेक्टिविटी और एक समावेशन प्राप्त किया जा सके। तो ये हमारा इसमें इंट्रोडक्शन होगा। इसी तरह का इंट्रोडक्शंस आपका जनरली पहले भी हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत इजी आप दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चलते हैं इसमें कि हमारे उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में देखें, अवसंरचना के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या क्या 2025-26 के बजट में बात हो चुकी है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो इंडस्ट्री है हमारी। तो देखो, अवसंरचना जब हम बनाएंगे तो अवसंरचना कई तरह की चीज़ों से लिंक होती है। एक हमारी होती है इंडस्ट्री की अवसंरचना, एक होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवसंरचना, एक होती है हमारी रोड रेल वगैरह जो कि इंडस्ट्री और या कृषि बाकी सब चीज़ के लिए काम आती है, और एक हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो होता है जो हमारा, जिसे हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल अवसंरचना। सोशल अवसंरचना में जैसे हमने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, या हमने जो है पानी के टैंक बना दिए, इस तरह की। तो जब आप अवसंरचना की बात करते हैं, तो जब आप अवसंरचना की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अवसंरचना हमें हमेशा कई तरह की अवसंरचना पे आप बात करेंगे। हमेशा एक आप बात करेंगे मुख्यतः इंडस्ट्री के लिए क्या अवसंरचना बन रही है। चाहे तो हम फ्लो चार्ट में दिखा भी सकते हैं कि कृषि से रिलेटेड क्या अवसंरचना डेवलप हुई है, कृषि से रिलेटेड क्या अवसंरचना डेवलप हुई है। इसके बाद आपका आएगा कि जैसे आपका रेल रोड, तो ये जो कनेक्टिविटी होती है हमारी, कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी देती है, और ये रेल रोड वगैरह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ये बाकी सब उसमें भी हेल्प करती हैं, लेकिन ये भी आपकी अवसंरचना है। और एक अवसंरचना, हम इन सारी चीज़ों के अलावा एक सामाजिक अवसंरचना भी होती है हमारी, सामाजिक अवसंरचना भी आपकी काम करती है, जिसमें हमारे स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, हॉस्पिटल होंगे जिसमें लोग अपना जो है इलाज कराएंगे। इसी तरीके से हमारी जो है एक ये भी होगी, जैसे टैप वगैरह, टैप से हम पानी देते हैं, तो इस तरह की कोई भी सामाजिक ऐसी कोई भी अवसंरचना जो हमारा सामाजिक विकास करने में हेल्प करती है। स्पेशली आपका हम फोकस करते हैं कि भाई शिक्षा में और स्पेशली हेल्थ में, इन दो के ऊपर तो स्पेशली इस अवसंरचना में बात की जा सकती है। तो ये आपका सामाजिक अवसंरचना है। कनेक्टिविटी वाला रेल रोड, ये फिजिकल अवसंरचना भी इसे हम कहते हैं। और कुछ ऐसी अवसंरचनाएं जो हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हो, कृषि को सपोर्ट करती हो, और एक इस तरह की अवसंरचना भी है जैसे जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो एनर्जी और आपका एनर्जी से रिलेटेड और वाटर से रिलेटेड आपकी अवसंरचना, क्योंकि चीज़ों को चलाने के लिए एनर्जी और वाटर की अवसंरचना की भी ज़रूरत होती है, तो वो वाली अवसंरचना।
तो 4-5 तरह की अवसंरचनाएं अक्सर हम लेके चलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ब्रॉड लेवल में फिजिकल अवसंरचनाएं और सामाजिक अवसंरचनाएं, जो हम दो बात कर रहे हैं। फिजिकल अवसंरचना में रेल, रोड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सामाजिक अवसंरचना में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसे और थोड़ा सा खोला जाए तो हम देखते हैं कि भाई कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, कृषि के लिए क्या अवसंरचना डेवलप हुई है, इस तरह इंडस्ट्री के लिए कौन सी अवसंरचना डेवलप हुई है, और आपका एनर्जी या वाटर सप्लाई जो हमें देना पड़ता है इंडस्ट्री के लिए को भी देना पड़ता है, कृषि को भी देना पड़ता है, उसकी क्या अवसंरचना विकास हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में हम अवसंरचनाएं खोलते हैं और तब उस पर डिस्कशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो अवसंरचना का मतलब सिर्फ रेल, रोड और रेलवे नहीं है। अवसंरचना का मतलब आपको ब्रॉड वे में समझना चाहिए, ठीक है। तो अवसंरचना में वो सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो आपकी इंडस्ट्री को, आपकी कृषि को, आपकी रोज़मर्रा के सामाजिक नीड को, आपकी सर्विस को, आपकी बेसिक हाउस होल्ड की नीड को, सबको कवर करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अवसंरचना बन रही है वो सब अवसंरचना के अंदर आती है, ठीक है। अब यहाँ हमारा सबसे पहले है इंडस्ट्री में। तो अभी हमारा आपका जब समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो 36 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। अब इस 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से देखें तो इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें एक तो आपका इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इम्पोर्टेंट है, जो बन रहा है वो आपका पूरा डिफेंस सिस्टम को डेवलप, डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रहा है, इसी तरह बहुत सारे डाटा सेंटर बन रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। ये सारे के सारी अवसंरचनाएं इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगी, और इसके लिए जो आपका 36 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है उसमें से एक बड़ा सेगमेंट इसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड अवसंरचना को बढ़ा रहा था। अब हम देख रहे हैं परिवहन का, जो फिजिकल है आपका, जो रेल रोड वाला है, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इस तरह का आपका जो है ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी वाला क्या सिस्टम है। तो हमारे पहले भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं बजट में कि भाई 4 एक्सप्रेसवे हमारे प्रपोज हुए थे। तो नए 4 एक्सप्रेसवे थे, पहले से ही जो आपके एक्सप्रेसवे हैं उनको और बेटर कनेक्ट करने के लिए, उन्हें और बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए हमने 4 नए एक्सप्रेसवे आपके प्रपोज किए हैं। इसके अलावा स्टेट रोड फंड आया था, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है स्टेट रोड फंड। ये क्या है? स्टेट रोड फंड क्या है कि जो हमारी रोड बनी हुई है, उन रोडों को, जो रोड्स बनी हुई हैं या जो सड़कें हैं या राजमार्ग है ऑलरेडी, उन राजमार्ग का मेंटेनेंस किया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा। जहां आपकी जो है सड़क टूटी हुई है उसका पुनः निर्माण किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में एक आपका रोड फंड आपका स्टेट का है, उसमें अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ताकि आपका जो है रख रखाव अच्छे से किया जा सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक अच्छा अवसंरचना को डेवलपमेंट करने का अच्छा तरीका है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना गड्ढे ही गड्ढे बने रहते हैं शहरों में, ठीक है। इसके बाद कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो शहरों को कंजेशन से बचाना है, जो जाम लगते हैं उनसे बचाना है, तो बहुत सारे रिंग रोड, बाईपास रोड्स, इस तरह की रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बाईपास रोड, रिंग रोड्स, इस तरह के फ्लाईओवर, इसके लिए भी आपका लगभग 1200 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ग्रामीण सड़कों का निर्माण अगर होगा तो वो एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा फायदा देगा। तो 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये इस तरीके की जो है, जो कनेक्टिविटी के लिए इस तरह से आपका बजट में ये पेश किया गया है, और ये एक अच्छा वो है जिसको आप जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि भाई ऊर्जा अवसंरचना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। तो ऊर्जा संरचना के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि बिना ऊर्जा के ना तो आप इंडस्ट्री को चला सकते हैं और ना ही आप जो है कृषि को चला सकते हैं। तो ऊर्जा के लिए हमारे पास क्या है, एक फीडर पृथक्करण योजना चल रही है। आज सेपरेट फीडर इज कंस्ट्रक्टेड। एक्चुअली में हमारे पास क्या कंडीशन है, एक तो हमारे पास क्या होता है कि जो हम डोमेस्टिक यूज पे करते हैं वो आपका फीडर जाता है, और एक आपका जो है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अलग से हम बिजली यूज करते हैं। जैसे अगर रूरल एरिया की बात करें तो हम जो है
ट्यूबवेल वगैरह यूज कर रहे हैं। वहीं आपका अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वी आर सेपरेटिंग द फेडर फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ एज वेल एज फॉर द कॉमर्शियल पर्पज़। तो इस तरीके से जब हम इसे तोड़ते हैं तो उसके हिसाब से कृषि फीडर के निर्माण के लिए के तहत इतने कृषि फीडर का निर्माण किया जा रहा है जिससे खेती को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हो सके। तो 3817 कृषि फीडर का निर्माण किया जा रहा है। तो एक सेपरेट फीडर बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, और उस एग्रीकल्चर के फीडर से एक स्पेसिफिक हम जो है बिजली देंगे आपका किसानों को। तो ये एक इम्पोर्टेंट वो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपकी बात करें। इसी तरीके से फिर आपने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अगर देखें तो इतनी मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया है, तो यूनिट बढ़ा रही है लगातार। और इसके साथ साथ नवीनीकरण ऊर्जा में भी काफ़ी प्रयास चल रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा में क्या कर रहे हैं ये, जैसे आपका बुंदेलखंड वाले एरिया में इस टाइम स्पेशली जालौन वाले एरिया में, झांसी वाले एरिया में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, स्पेशली सोलर एनर्जी को लेकर। साथ साथ में एक आपका और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी है। पंप स्टोरेज वाला सिस्टम क्या है इसको भी समझ लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पंप स्टोरेज सिस्टम के ऊपर लगातार गवर्नमेंट का फोकस है। पंप स्टोरेज सिस्टम कि अभी हमने जो है किसी डैम से बिजली बना ली, अब अभी मान लिया उतने बिजली की आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या काम किया, उस बिजली को उठा के पंप के थ्रू उसे एक पंप सिस्टम बनाया और पंप सिस्टम के थ्रू उस बिजली से पानी को एक हाई लेवल पे ले जाके स्टोरेज कर दिया। पंपिंग करके पानी को ज़्यादा हाई लेवल पे जाके स्टोरेज कर दिया। जब आपका गर्मी आई उस टाइम बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम पानी कम है तो हम क्या करेंगे, उस जहाँ स्टोरेज किया था उस पानी को छोड़ देंगे, नीचे लगा देंगे हम जो है टरबाइन, और दोबारा बिजली हमने जो यूज वापस पंपिंग के लिए यूज की थी बिजली वो वापस हमें मिल जाएगी। तो एक तरीके से बिजली को स्टोरेज करने का तरीका है। तो इस स्टोरेज करने से भी आपके काफ़ी फायदा हो जाता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो स्टोरेज पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फीडर बनाने में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर जाए उत्तर प्रदेश ताकि अपनी नीड को फुलफिल किया जा सके। तो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से करने की आपकी कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। फिर सिंचाई और जल प्रबंधन वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी बात की थी जब हम कृषि की बात करी थी, हमने जब हमने कि गवर्नमेंट ने कृषि के लिए क्या किया है बजट में, उसके अंदर भी हमने इसे ऐड किया था। क्योंकि जब हम बात करेंगे इरिगेशन की और वाटर मैनेजमेंट की तो एग्रीकल्चर का एक बड़ा पार्ट आ जाता है ये भी। तो हमने बात करी थी कि गंगा नहर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मध्य गंगा नहर होगी, रोहिन नदी बैराज जैसी परियोजनाओं के लिए भी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रहा है और सिंचाई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से डेवलप कर रहा है ताकि किसानों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके से हम अवसंरचना को डेवलप कर रहे हैं एनर्जी के क्षेत्र में। फिर आता है आपका नमामि गंगा और जल जीवन मिशन वाला चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम मैंने बताया था कि भाई जो वाटर की सप्लाई भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इंपॉर्टेंट होती है अवसंरचना में, उसी तरह से वाटर की सप्लाई भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पे भी आपका लगातार फोकस है। तो जल जीवन मिशन में भी आपका लगभग 2.3 लाख करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल दिया जा रहा है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और नमामि गंगा के लिए भी बहुत सारे नए आपके सीवरेज प्लांट आपके जो आपके होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो एसटीपी सीवरेज प्लांट होते हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि गंगा को क्लीन किया जा सके, और साथ साथ में आपका जल जीवन मिशन के द्वारा भी जो है लोगों को टैप के द्वारा पानी प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, और ग्रामीण पेयजल योजना और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के द्वारा भी निवेश काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो अवसंरचना का जो विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को एक सतत और समावेशन प्रदान करेगा, और अंततः हम ये कह सकते हैं कि एक दीर्घकालीन विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि अवसंरचना का विकास होगा तो आपकी ग्रोथ जो है तेजी से डेवलप होगी। तो इस तरीके से आप जो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर आते हैं। थैंक यू।